हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे से हैं? चलिए, मैं +2 का एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का टॉपिक करवा रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर में मैं इसे समेट दूं, ये टॉपिक यहां पे फिनिश कर दूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक उदाहरण है, ABC 3-2-1 में पार्टनर है, डी को 1/4 का पार्टनर बनाया। डी गेट्स हिज शेयर इन 2-1-1 फ्रॉम ABC। डी ने अपने हिस्से को 2-1-1 में लिया है। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म शुड बी 2,40,000। नई फर्म की कैपिटल 240 होनी चाहिए। कैपिटल ऑफ ABC आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट वाज दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। दे डिसाइडेड दैट ऑल पार्टनर्स विल हैव देयर कैपिटल इन न्यू रेशियो। उन्होंने फैसला किया कि सभी की कैपिटल जो है नई रेशियो में होनी चाहिए। इसका मतलब मुझे नई रेशियो की जरूरत पड़ेगी। और क्वेश्चन में मैंने कहा है कि इस हिस्से को उसने 2-1-1 में लिया, तो पहले मुझे उनकी नई रेशियो तो निकालनी ही होगी। देखिए कैसे निकालते हैं। डी शेयर, डी का हिस्सा कितना है बेटा? 1/4। डी गेट्स फ्रॉम ए, डी को ए से कितना मिला है? क्योंकि उसने अपने हिस्से को तीनों से 2-1-1 में लिया है, तो कितना लेगा पहले से? 2/4 of 1/4 equal to 2/16। D gets from B। D को B से कितना मिला? B से मिला 1/4 of 1/4। 1/4 of 1/4 equal to 1/16। D gets from C 1/4 of 1/4 equal to 1/16। इन तीनों का टोटल बिना टोटल करे बताइए कितना आना चाहिए? कई बार करवा दिया ऐसे। कितना आना चाहिए? इससे लिया, इससे लिया, इससे लिया, उतना आना चाहिए जितना उसको मिला। देखिए सबका डिनोमिनेटर 16 है, तो सीधा ही जोड़ कर सकता हूं। 2 और 1 3 और 1 4, 4/16। 4/16 क्या होता है? 1/4। 4/16 का मतलब है 1/4। तो ये होता क्या? ठीक है। देयरफॉर एज न्यू शेयर विल बी। ए का नया शेयर कितना होगा भाई? पहले कितना था ए का शेयर? 3 2 5 और 1 6, 3/6, 3/6 माइनस कितना दे दिया ए ने? 2/16। अब क्योंकि दोनों का एलसीएम आएगा तो 48 आ जाएगा। निकालते हैं ना एलसीएम, तो अब तो हो ही चुका होगा, आपको आ गया होगा। 616, 2 से 2 3 6, 2 8 16 और कुछ कट ही नहीं रहा। 2 3 6, 6 8 48, तो 48। 6 का पहाड़ा 48 में जाएगा 8 बार और 8 3 24 माइनस 16 का पहाड़ा 48 में कितनी बार जाएगा? 3 और 3 दूनी 6, और ये होगा 18 हो जाएगा। 18/48। बी का न्यू शेयर कितना होगा बच्चे? क्योंकि बी का पहले कितना था? 2/6। ओके, माइनस कितना दे दिया उसने? 1/16। इसका भी एलसीएम 48 आएगा। 6 का पहाड़ा 48 में 8 बार और 8 दूनी 16। 16 का पहाड़ा 48 में 3 और 3 एकम 3, और ये हो गया 13/48। सी का शेयर कितना होगा भाई? सी का शेयर पहले था 1/6, उसमें से कितना दे दिया उसने? 1/16। एलसीएम वही 48 आएगा। 6 8 8 का 8 ही रहेगा, और 1/6 था ना, हाँ, 16 3 और 3 एकम 3, तो ये आ गया आपका 5/48। और डी का शेयर अगर मैं इसमें जोड़ दूं कि डी का शेयर कितना था? 1/4। अब इसको 48 करने के लिए मैं जान के 12 से गुणा कर दूं और 12 से भाग कर दूं, तो 12/48। तो ये चारों, इनका टोटल कितना आना चाहिए बच्चे? 1। सबका डिनोमिनेटर 48 है, सीधा जोड़ सकता हूं। 18 और ये 12 कर ले तो 18 12 30 हो गए। 30 और 13 30, 40 43, 43 और 5 48 हो गया। तो न्यू रेशियो क्या हो गई इनकी? तो इनकी मैं न्यू रेशियो यहीं लिख दूं। अब न्यू रेशियो हो जाएगी आपकी
18 13, 18 13 5 और 12, 1/4 को हटा के क्या कर दूं 12, चाहे 12/48 हो रहा है टोटल, तो देखो 12/48 क्या होता है, वही 1/4 होता है, तो ये इनकी 12 ये रेशियो रहेगी। ठीक है जी, ये ओल्ड रेशियो हो गई और ये न्यू रेशियो हो गई। ठीक अच्छा, साथ के साथ वो भी निकाल दूं सैक्रिफाइस वगैरह। तो सैक्रिफाइस निकालने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था इक्वेशंस का भी, और चाहे तो ओल्ड रेशियो में से न्यू घटाते चलो, और चाहे आप इस तरीके से कर लीजिए, ए बी सी और डी इनकी रेशियो थी 3:2:1, ये तो था ही नहीं, 0 था, और ये तो थी ओल्ड रेशियो, और न्यू रेशियो क्या आ गई थी 18 13 5 और 12। इसका टोटल कितना हो रहा है 3 2 5 और 1 6, समीकरण नंबर 1, और इसका टोटल हो रहा था 48, समीकरण नंबर 2। तो हम कर सकते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय, क्योंकि ये तो 48 है, इस पूरे को यदि मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा, वी गेट, हमें क्या मिलेगा 8 से, इस पूरे समीकरण को 8 से गुणा कर दो ताकि ये लास्ट में 48 हो जाए, तो दोनों का 48 हो जाएगा, तो फिर मेरे लिए दिक्कत नहीं आएगी। 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 जीरो की 0, 8 6 48, ये इक्वेशन बन गई 3। और चौथी तो है ही वही 18 13 5 12 टोटल 48, ये तो चौथी है ही है। थर्ड -4, अगर मैं तीसरी में से चौथी इक्वेशन घटाऊं तो क्या बनेगा, 24 में से 18 गए तो 6 हो गए, 16 में से 13 गए तो 3 हो गए, 8 में से 5 गए तो 3 हो गए, और ये तो 12 - 12 होगा, और ये देख लीजिए 6/48, 3/48, 3/48 और 12/48, ये तो वही का वही आना था। देखिए क्या आना था, 6 3 3 में इन्होंने त्याग करा, यानी अगर इसको करो तो 2 1 1, तो देखिए 2:1:1। ठीक है, ये तो आपको बताने के लिए किया था मैंने, सैक्रिफाइस भी निकाल के दिखा दी, ये भी निकाल दी। ओके चलिए मिटा दूं अब इसको। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है उनकी कैपिटल सब एडजस्टमेंट करने के बाद, एडजस्टमेंट मतलब जैसे यहां पर तो कैपिटल कुछ रही होगी ए बी सी की, फिर उसमें जो नया प्रीमियम लाया होगा प्रीमियम को बांट दिया होगा, फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन किया होगा, पता नहीं रिवैल्यूएशन में लाभ हुआ है तो इधर और हानि हुई है तो इधर, ऐसे करते करते और हमने क्लोजिंग निकाली और वो सी डी करके बी डी कर दी, तो ये मेरी आफ्टर एडजस्टमेंट है। लेकिन सवाल कहता है कि भविष्य में सबकी कैपिटल न्यू रेशो में होनी चाहिए और वो भी 2:40 होनी चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार एज कैपिटल शुड बी, ए की कैपिटल कितनी होनी चाहिए भाई, 2,40,000 तो सबकी टोटल होनी चाहिए ना, उसमें उसका हिस्सा कितना है 18/48, तो 18/48। बी का हिस्सा कितना होना चाहिए 2,40,000 में 13/48, सी का हिस्सा कितना होना चाहिए 2,40,000 में 5/48, डी का हिस्सा कितना होना चाहिए 2,40,000 में 12/48। 18/48 को ना काटे, 13/48 को ना काटे, कटता भी हो तो भी ना काटे, 12/48 होता है ये कटता है, मत काटे। कारण बताऊं, यह भी थोड़ा सा टेक्निक है।
सब में 48 नीचे है। अगर ये दोनों आपस में कट जाएं, ये और ये वाला, तो सबसे अच्छा, क्योंकि वो सब में कट जाएगा। मुझे एक बार मेहनत करने की जरूरत है। 2,40,000 को अगर मैं किसी तरह 48 से काट पाऊं तो मेरे लिए आसान हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि सब में सेम बात हो जाएगी। बस फिर गुना करना, 18 से गुणा 13 गुना 5, है ना। और अगर मैं अब 18 और 48 को काट दूंगा तो यहाँ कुछ और डिनोमिनेटर हो जाएगा, यहाँ कुछ रहेगा, यहाँ कुछ रहेगा, तो मेरे खुद मुसीबत ले रहा हूं मैं अपने लिए। ठीक है बच्चे, तो देखिए एक बार हम ऐसा करें, 12 से काटे, 12 चौके 48 और 12 दूनी 24, तो ये हो गया आपका 20,000। ठीक है, और 4 एकम 4 और 4 पंजे 20 और आपका 0, यानी 5,000 बार कटता है। तो इसका मतलब है अब मुझे बार बार काटने की जरूरत नहीं है, सीधा ही मैं इसको 5,000 से काट दूं। मतलब आप चाहे करके दिखा दें 12 चौक 48, लेकिन एक बार 5,000 कट गया तो सभी 5,000 कट गए। फिर तो क्या कहते हैं बेटे, सब 5,000 बार कटेंगे, वो तो सेम ही है ना। इसीलिए तो मैंने कहा था कि कोशिश करो कि इसको, और अब इसको 18 यानी 3 जीरो तो सेम जाएगी, 18 पंजे 90, 90,000 होनी चाहिए। 3 जीरो सेम जाएंगी, 13 पंजे 65,000, 3 जीरो सेम आएंगी, 5 पंजे 25,000 और 3 जीरो सेम आएंगी, 12 पंजे 60,000। और इस सब का टोटल करो तो 2,40,000 रहेगा, क्योंकि मैंने बांटा ही 2,40 से। ठीक है, भविष्य में इनकी इतनी इतनी कैपिटल होनी चाहिए। ये लो, पहले लिख दो टू बैलेंस CD, इसकी कैपिटल होनी चाहिए 90,000, इसकी कैपिटल होनी चाहिए 65,000, उसकी कैपिटल होनी चाहिए 25,000 और उसकी कैपिटल होनी चाहिए 60,000। लीजिए, case number 1, when necessary amount is bring in or withdrawn as the case may be by the partners, by the old partners कह लो, by the old partners। देखिए नया पार्टनर को तो अपना हिस्सा नगद लाना ही लाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो अभी आ रहा है। ठीक है, तो देखिए मैं डी से ही करूं, डी का टोटल यहां 60 होना चाहिए, डी नया है ना, तो डी को तो लाना ही लाना होगा कैपिटल। तो यहां पर जब कैपिटल आएगा तो कैपिटल लाने की एंट्री क्या होती है, जब बिजनेस में पैसा लाएगा तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल, तो कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल। तो फिर डी के खाते में क्या लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट, और यहां पे 60,000 रुपए लेके आएगा। ये ध्यान रखना, कैश है कि बैंक है, वो आप बैलेंस शीट देखोगे तो उसमें कैश है तो कैश, बैंक है तो बैंक है। ठीक है, और दोनों हो तो फिर कोई सा भी कर ले, वैसे ज्यादातर दोनों हो तो फिर बैंक ही करना चाहिए, मैं अपनी राय रखता हूं कि बैंक ही रखना चाहिए। ठीक है बच्चे, सबको क्लियर हो गया यहां तक। इसकी कैपिटल 90 होनी चाहिए और इसकी कैपिटल 85 है, 85 तो है और होनी 90 चाहिए, तो 90 कैसे बनेगी, 5 और मंगवा लो इससे, तो यहां पर 5,000 रुपए ये ले आएगा। इसको मैं बैलेंसिंग फिगर कह सकता हूं, और यहां पे 90 लिखेंगे, फिर यहां पर भी 90 लिखेंगे, 90 में से जब 85 जाएगा तो 5,000 ले आएगा। मैंने पहले 5 लिख दिया, वैसे पहले ये लिखना था। इसकी कैपिटल 65 होनी चाहिए और जबकि कैपिटल 60 है, तो इस बंदे से टोटल 65,000 करो, यहां पर 65,000 करो, 65 में से 60 गए तो 5 इससे मंगवा लो। हो गया क्लियर। तीसरे बंदे की कैपिटल 25 होनी चाहिए और उसकी कैपिटल है 30,000। अरे पहले ही फालतू रखे बैठा है, तो ये क्यों मानेगा, ये कहेगा मैं फालतू क्यों रखूं, मेरे 5,000 उल्टे दो, चाहे मैं 5,000 पड़ोसी को ब्याज पे दूं, चाहे मैं 5,000 की कोई चीज खरीद लूं, यहां क्यों रखूंगा मैं फालतू, जब मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिलना ही नहीं। तो बेटे इसका टोटल करेंगे 30 और 30,000 यहाँ पे टोटल, 30,000 में से 25 गए तो 5,000 रुपए यहाँ पर, और ये 5 यहाँ पर टू कैश बैलेंसिंग फिगर, चाहे विड्रॉन भी कह सकते हैं, विड्रॉन ब्रैकेट में विड्रॉन कह सकते हैं, ब्रैकेट में, कि भाई पैसा घर ले गया।
ठीक है। अब अगर हमें नई बैलेंस शीट में, जो बाद में बैलेंस शीट बनेगी, उसमें कैश के बारे में सोचना हो कि कैश कितना है, तो एक तो पहले का कैश होगा जो बैलेंस शीट में लिखा होगा, फिर वो गुडविल ये लाया है 60,000, और शायद में हो सकता है कि गुडविल भी नगद लाया हो, जो कि मैंने यहाँ पे बांट दी थी प्रीमियम फॉर गुडविल, तो वो भी जो 10,000 20,000 30,000 वो भी प्लस करो। अगर क्वेश्चन में कहता है कि गुडविल कुछ घर ले गए या पूरी ले गए, तो जितनी गुडविल यहाँ निकालेंगे कैश में वो कम करो। उसके बाद ये भी पैसे ला रहा है, इसको भी ऐड करो 5,000, ये भी ला रहा है, इसको भी 5,000 ऐड करो, और ये घर लेके जा रहा है, इसको कम करो, इसको माइनस करो। तो कैश कैसे बनेगा? पहले का कैश, नए द्वारा गुडविल लाना, नए द्वारा कैपिटल लाना, अगर कुछ घर लेके गए हैं क्वेश्चन कहेगा तो उतना माइनस करना, और फिर उसके बाद ये दोनों कैश लाए 5,000 ये भी ऐड करना, और ये 5,000 कम कर देना। ऐसे करके जो भी कैश बनेगा वो नई बैलेंस शीट में चला जाएगा। कैश का भी हिसाब हो गया, इनका हिसाब भी हो गया। टोटल कैपिटल चारों की जोड़ूं तो 2,40,000 बनती है, ये कंडीशन भी पूरी होगी, और सबकी कैपिटल सेट हो गई, भविष्य के लिए रेशो में सेट हो गई, ये भी झंझट खत्म कर दिया। देखिए कितने काम निपटा दिए हमने, कैपिटल रेशो में सेट कर दी, पिछले झंझट सारे खत्म कर दिए, किसी से कम ज्यादा मंगवाना था वो भी सब कुछ कर दिया। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, अब मैं इसी में थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा बदलाव भी आपके लिए कम नहीं है। चलिए क्या करना पड़ा इसमें जरा देखिए आप। जो हमने कैपिटल को सेट किया, सेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, इससे मंगवाना पड़ा, तो इसे तो लाना ही लाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इन दोनों के घर में ना हो 5,000 भी। चाहते तो ये थे कि कैपिटल सेट हो जाए, लेकिन फिलहाल घर पे पैसे नहीं है, फिलहाल पैसे घर पे नहीं है, तो क्या करें? तो क्वेश्चन कहेगा कैपिटल 2,40 करो, ओके, रेशो में करो, ओके, लेकिन कम ज्यादा जो है वो मंगवाने की जरूरत नहीं है, घर ले जाने की जरूरत नहीं है, तो क्या करें? करंट अकाउंट के थ्रू कर दो, ऐसा कहेगा। या दूसरे तरीके से कह देगा कि दे डोंट यूज कैश, या दे आर नॉट एबल टू ब्रिंग कैश और विड्रॉन कैश, कि उनकी ऐसी स्थिति नहीं है कि वो घर से कैश ला सके और ले जा सके, लेकिन फिर भी पूंजी सेट करनी है। तो इशारा कर तो दिया कि भाई कैश में नहीं करना। तो देखिए केस नंबर 2, एडजस्टमेंट इन कैपिटल शुड बी बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। जो भी करना है वो करंट अकाउंट करके करो। तो क्या करोगे? कुछ भी चेंज नहीं है, सब कुछ वही। कैपिटल इतनी हुई, ये सेट कर दी, इसकी 90 है, इसकी 85 है, तो कितना? 5,000। लेकिन 5,000 के आगे, पहले मैं इसको 60 को फिर थोड़ा सा ऊपर लिख दूं, अब मुझे थोड़ा सा अलग लिखना पड़ेगा, क्योंकि इससे तो मुझे मंगवाना ही मंगवाना पड़ेगा बाय कैश अकाउंट। ये तो लाएगा ही लाएगा, लेकिन इनके आगे कैश नहीं लिखना, इनके आगे लिखना करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। और इसको भी कैश नहीं देना, फिर इसके लिए लिखना है करंट अकाउंट। और क्योंकि ये सी का मामला है तो सी करंट अकाउंट, और यहां पर तो दो का मामला है, तो यहां पे तो आप लिख नहीं सकते, ए नहीं लिख सकते, बी नहीं लिख सकते, वो तो अंडरस्टूड करना पड़ेगा। हाँ, अब अगर मैं कहूं कि इसको बैलेंस शीट में कैसे लिखते हैं, तो एक बार आपको आप सिंपल तरीके से समझाता, थोड़ा सा लंबा है लेकिन है अच्छा। आप करंट अकाउंट सोच लीजिए थोड़ी देर के लिए। ये लीजिए, करंट अकाउंट बना दिए मैंने, सबके ही वही के यूं बना दिए। कई बच्चे ना बाद में कंफ्यूज रहते हैं, सर ये डेबिट बैलेंस है क्रेडिट, इसलिए कर रहा हूं। देखिए एक कैपिटल है नहीं, कैपिटल अकाउंट में क्या लिखा? बाई करंट अकाउंट। किसमें? ए के। ए में लिखा है बाई करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट में क्या लिखेंगे? टू इज कैपिटल अकाउंट। ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। देखिए बेटा, इसके कैपिटल के करंट क्रेडिट में लिखा है, तो करंट के डेबिट में लिखा जाएगा 5,000 रुपए। ये यहां से यहां आ गया। इसी तरह ये करंट किस में लिखा है? बी के कैपिटल में, तो बी के कैपिटल में लिखा है बाई करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट में लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर आप बल्कि एक यहां पर भी कैपिटल ही लिख दो, ए मत लिखो। कारण क्या है कि जब मुझे एक से ज्यादा का सेम एक लाइन में लिखना है तो मुझे ए नहीं लिखना चाहिए।
नहीं तो मुझे पता है क्या लिखना पड़ेगा, ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल, ऐसा ठीक नहीं रहेगा, यहाँ पे टू कैपिटल ही लिख दीजिए, बस खत्म। ये दोनों का काम हो गया। अब इसका देखिए, इसका सी के कैपिटल अकाउंट में लिखा है टू करंट अकाउंट, तो करंट में क्या लिखेंगे, बाई सीज कैपिटल अकाउंट, यहां लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि एक ही बंदा है ना, इसलिए तो ठीक है। लेकिन बाई दिए दो हो जाते तो मैं फिर सीज नहीं लिखता, मैं सिर्फ कैपिटल लिखता। ठीक है बेटे, अब इसको बंद करो, ये लो। अच्छा, एक अक्षर बंद करिए, बंद करने का तरीका या तो ऐसे कर लीजिए उसी तरह से, इधर का टोटल ये 5000 है, यहां पर 5000 लिखेंगे तो यहां पर सीडी हो जाएगा ना 5000, और ये भी 5000 है, तो यहां पर टोटल 5000 करना पड़ेगा, 5000 यहां सीडी हो जाएगा, और इसका 5000 इधर टोटल करना पड़ेगा, 5000 इधर करना पड़ेगा, और यहां पर टू बैलेंस सीडी लिखना पड़ेगा 5000 रुपए। अब देख लो, जिधर सीडी लिखते हैं उसका उल्टी साइड का बैलेंस होता है, इधर किधर लिखा है सीडी, क्रेडिट में, तो ये डेबिट है। यानी अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, रिवाइज्ड बैलेंस शीट, तो उस बैलेंस शीट में यहां पर एज करंट अकाउंट आएगा 5000, यहां पर बीज करंट अकाउंट आएगा 5000, और यहां पर ये देखिए, जब सीडी इधर लिखा है तो सीडी वाला बीडी इधर ही तो लिखा जाता है, तो ये रूल है, जिधर सीडी लिखते हैं बैलेंस दूसरी तरफ का होता है। तो मैं कौन सा बैलेंस होगा, ये क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में सीज करंट अकाउंट। अब थोड़ा सा दिमाग भी लगा लेंगे, सी को हम कर क्या रहे थे, पहले सी को 5000 दे रहे थे, तो वो फेवर में था ना उसके, तो देखिए सी का कैपिटल साइड में आया, और ए बी से मंगवाना था, तो वो तो अगेंस्ट चल रहा था बैलेंस, तो ए बी को हमने डेटर बना दिया है, ये हो गया। तो मैंने आपको दोनों सिचुएशन करवा दी है कि यदि मेरे पास कहे, यदि क्वेश्चन कहे कि कैश लाओ कैश ले जाओ तो ठीक है, अगर कहता है कि करंट अकाउंट में करो तो करंट में करो। ओके, ये दोनों सिचुएशन हो गई। अब चलते हैं आगे। अब देखिए एक और एग्जांपल, ए बी पार्टनर 3:2 में, सी को पार्टनर बनाया लेकिन नई रेशियो दे दी 5:3:2। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी, ए और बी की बैलेंस शीट का एक नमूना है, अंश है, जिसमें गुडविल पहले से दिखाई दे रही है, डेटर्स हैं, प्रोविजन है 3000 का, और मेरे नेट डेटर्स 47,000 के हैं। इधर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, जिसको बोलते हैं कर्मचारी भविष्य निधि। ये मैं बता दूंगा कि कर्मचारियों के भविष्य के लिए पैसा इकट्ठा किया जाता है। क्या होता है, कर्मचारियों की जितनी सैलरी बनती है महीने की, सारी सैलरी नहीं देते, क्योंकि अक्सर देखा गया है कर्मचारियों को जितनी सैलरी मिलती है उससे उनके घर के खर्चे उससे हमेशा लगभग ज्यादा रहते हैं, तो कर्मचारी को हमेशा अपनी पूरी सैलरी की जरूरत होती है, लेकिन कब बुढ़ापा आ जाए उसे पता ही नहीं चलता, और बुढ़ापे में उसके पास कुछ नहीं होता। इसलिए सरकार ने भी एक नियम बनाया है कि कर्मचारी की पूरी तनख्वाह मत दो, थोड़ा बहुत उसमें से पैसा रोक लो, जैसे कि 10% तो कर्मचारी की तनख्वाह में से काटा जाए, और 10% मालिक अपनी तरफ से, यानी उतनी ही राशि अपनी तरफ से कर्मचारी के नाम से भविष्य निधि में जमा करवाए। इसका मतलब हुआ कि कुछ तो कर्मचारी देता है, कुछ मालिक देता है, लेकिन ये अमाउंट कर्मचारी की है, कर्मचारी की रहेगी, चाहे कर्मचारी जिंदा रहे, रिटायर हो जाए तो मिलेगा, या कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो भी मिलेगा, या बिजनेस बंद कर दिया जाए तब भी कर्मचारी को ही मिलेगा, इसे मालिक नहीं बांट सकते। एक था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वो मालिक बांट सकते क्योंकि वर्कमैन का नहीं था, वर्कमैन अपनी सुरक्षा के लिए किया था कि बाय द वर्कमैन को कोई कंपनसेशन देना पड़े तो इसका मतलब है वो तो मालिक का है, वो मालिक बांट सकता है, कर्मचारियों को नहीं देगा, लेकिन ये तो है ही कर्मचारियों को, तो कर्मचारियों को ही मिलेगा। ओके, तो इसलिए मैंने जान के लिख दिया कि इसका यहाँ पे कुछ नहीं करना, नई बैलेंस शीट में भी यूं का यूं वर्कमैन कम ये एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड लिख दिया जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट है, रिजर्व है। अब इसमें पहला पॉइंट लिखा है 10% ऑफ रिजर्व इज टू रिमेन एज प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। जो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट वो 10% रखना है, 10% ऑफ रिजर्व, रिजर्व का
10% इज टू रिमेन, रखना है। वो रिमेनिंग आपने सुना होगा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फ्यूचर फिल्म इज फॉलोज, कि फिल्म का शेष भाग अब है। ये मैं शायद बहुत पुरानी बातें कर रहा हूँ कि जब मैं छोटा, मतलब यूँ समझ लीजिए 10th 11th में पढ़ा करता था, उस समय केवल दूरदर्शन होता था और दूरदर्शन के सिवाय हमारे पास कुछ भी नहीं होता था। तो उसमें फिल्म आती थी, फिर बीच में समाचार आते थे, फिर समाचार के बाद कहता था रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फीचर फिल्म इज फॉलोज, शेष भाग अब है। अब आज के ज़माने में तो केबल में कहाँ रिमेनिंग आता है, इतनी देर में तो लोग दूसरी जगह चैनल लगा लेते हैं। पर चलिए, रिमेन शेष। 10% ऑफ रिजर्व इज टू रिमेन एज ए प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। क्या कह रहा है? 10% ऑफ रिजर्व इज टू रिमेन, रखना है एज ए प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। गौर करने की चीज है, ये जो रिजर्व है इसका हम क्या करते यदि ये कुछ ना कहता तो? अगर ये सवाल ना होता पॉइंट नंबर 1, तो हम क्या करते? सिंपल, इस 20,000 को पार्टनर्स में बांट देते। तो बांट के दिखाओ ना कैसे बांटते। रिजर्व का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। खत्म करो, डेबिट। तो मैं एंट्री करूंगा रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, और कौन सी रेशियो में? इन ओल्ड रेशियो। ऐसे ही तो करते, और ये मैं 20,000 रुपये दोनों में बांट देता। लेकिन क्वेश्चन कहता है 10% ऑफ रिजर्व इज टू रिमेन एज ए प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, कि 10% रिजर्व का रख लो भाई प्रोविजन के लिए। तो इसका मतलब आप सारा नहीं बांट सकते, सारा नहीं बांट सकते। तो आपको इसमें से 10% को पहले इसमें निकालना पड़ेगा, उसका नाम होगा टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। और 20,000 का 10% कितना होगा? 2,000। तो इन दोनों के बीच में जो बटेगा, इन दोनों के बीच में 18,000 ही बटेगा। यहाँ लिखते नहीं 18, वो तो करूंगा मैं भी समझाने के लिए। तो 18 जो कि ओल्ड रेशियो के बीच में 3:2 है, तो 18,000 को बांटूं तो 18,000 इंटू 3/5, तो ये कट जाएगा 5 या 15, 3 बचा, 5 का 30 और 3600। अब 3600 को 3 से गुना करें तो ये मेरे ख्याल 3 3 9 और 10,800 हो जाएगा शायद, कि 11,800। 36 दूनी 7200, तो ये हो जाएगा। और 3 0 3 6 18, हाँ ठीक है, 3 3 9 और 10,800 और 7200, 10,800 और 200 11,000, 11 7 18। तो ये लीजिए, ऐसे हो जाएगा इनके बीच। अगर ये बात ना कहता तो मैं पूरा बांटता। और अब इसको रिवाइज्ड बैलेंस शीट में भी शो कर दूं। रिवाइज्ड बैलेंस शीट जो बनेगी उसमें जो आपके डेटर्स हैं, पहले कितने थे बच्चे? 50,000, और उसमें लेस प्रोविजन था ना, प्रोविजन। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा, समझ लीजिएगा, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स है। तो पहले था 3,000, ये तो है ही, ये तो है ही, लेकिन अभी अभी 2,000 का प्रोविजन और हो गया। देखिए इसका कौन सा बैलेंस है प्रोविजन का? क्रेडिट। जो डेबिट में लेस हो रही है वो डेबिट नहीं है, क्रेडिट है। और ये अभी अभी मैंने क्या किया? क्रेडिट। तो दोनों क्रेडिट क्रेडिट इकट्ठे तो होंगे, तो आपका प्रोविजन इकट्ठा हो जाएगा 3 और 2 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये तो जब घटाएंगे तो 50 में से 5 गए तो 45,000 रुपये। लीजिए ये, ठीक है। अब एक वैसे बात बता रहा हूं, अगर याद रख सको तो। अगर सवाल में ये ना लिखा होता 10% ऑफ रिजर्व, बस ये कहता है कि फर्दर करो, आप 2,000 का प्रोविजन करो, ये 10% छोड़ दो फिलहाल के, कि 2,000 प्रोविजन और करना है, ये नहीं लिखा था रिजर्व में, कहता 2,000 प्रोविजन और करना है। देखिए बेटा, मैं एक ही जगह पे आपको अलग अलग सिचुएशन करवा रहा हूं। अब एग्जाम में कौन सी सिचुएशन आएगी वो तो आपको सोचना है ना बेटे, वो तो आपको देखना पड़ेगा, पर आपको सारी सिचुएशन पता होनी चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन में लिखा था 2,000 प्रोविजन करना है, तो बेटे ये नुकसान था। ये नुकसान मैं फिर रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखता टू प्रोविजन फॉर 2,000, और 2,000 करने के बाद 3 पहले था, 2 तब था, फिर 5 हो जाता। पर मतलब क्या होता कि रिवैल्यूएशन में लॉस होता,
लॉस होता, लेकिन इस क्वेश्चन में रिवॉल्यूशन में लॉस नहीं होगा। वो क्यों? वो क्यों? एक फिल्म थी और उस फिल्म में अमिताभ बच्चन थे और उनके ऊपर एक व्यक्ति के कत्ल का जुर्म था, यानी किसी ने षड्यंत्र रचा और अमिताभ बच्चन को फंसा दिया और उस पे उसको ताउम्र जेल हो गई, उम्र कैद काट के आया। और काटने के बाद यानी उसको महसूस तो होता रहा कि मैंने वो सजा काटी है जिसका मैं गुनाहगार नहीं था। फिर क्या हुआ कि वो कातिल कातिल कह रहा हूं, जिसके नाम पर उसको इतने साल सजा भुगतनी पड़ी, एक दिन वो कहीं भाषण दे रहा था लीडर बनकर और उसने उसके पीछे भागा अमिताभ, और उसने भागते भागते वो व्यक्ति जाके कोर्ट में पहुंच गया और उसने कोर्ट में ही उसका खून कर दिया। अब खुद अमिताभ बच्चन जज से कहता है, जज साहब मुझे क्या सजा दोगे आप बताओ। कहता है मैंने 14 साल इस व्यक्ति के मर्डर के केस में 14 साल मैंने सजा काटी है और इसका मर्डर तो आज हो रहा है, अब मुझे क्या सजा दोगे आप बताओ। मैं इसकी ज्यादा लीगल पॉइंट पे नहीं जा रहा कि क्या ठीक था क्या गलत है, एक आपको सिर्फ सिखाने के पर्पज से मैंने कहानी बताई है। एक व्यक्ति को एक बात के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती। मतलब कहना चाहता हूं, वो भी यही कह रहा है कि मेरे को 2 बार सजा क्यों। तो देखिए बेटा, एक तरफ तो मैंने रिजर्व कम कर लिया, कितना बांटा आपस में, 18,000, नुकसान कर लिया 2,000, और दूसरा मैं रिवॉल्यूशन में लिख दूं 2,000, तो 2,000 लिखने से ये भी नुकसान हो गया। तो बेटे बात एक और 2 बार गलती, ये गलती हो जाएगी। इसलिए यदि रिजर्व में से कहा है तो आप रिवॉल्यूशन अकाउंट में नहीं करेंगे, ये समझाना चाहता था। मुझे लगता है आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, तो इधर मैंने लॉस कम मतलब प्रॉफिट कम बांटा है, बस वो तो क्या। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। ये पॉइंट मेरा हो गया। ए इज टू पे ऑफ द बैंक ओवरड्राफ्ट, ए बैंक ओवरड्राफ्ट का भुगतान करेगा है? ये तो मना कर देगा, मैं क्यों करूं। आपको मैं कहूं, आप मेरे पार्टनर हो, भाई आप भुगतान करो बैंक ओवरड्राफ्ट का, आप कहोगे सर मैं क्यों करूं, मैं घर से पैसे लाऊं, बैंक के पैसे दूं, मैं क्यों करूं, जब हम सब क्या तो हम सब भुगतेंगे। बिल्कुल ठीक, यही अब भी है। इसने ये नहीं कहा कि ए भुगतेगा, सिर्फ एक है ए इज टू पे ऑफ द बैंक ओवरड्राफ्ट, ए बैंक ओवरड्राफ्ट का भुगतान कर देगा। इसका ये मतलब नहीं है कि ए भुगतेगा। हमने कहा यार ए तेरे पास पैसे फालतू है ना, बोला हाँ है, मतलब तेरे पास एक्सेस पड़ा है, मेरे पास है नहीं यार, तुम्हारे पास है ना, हाँ है, फिलहाल तुम दे दो यार। बैंक वाले तंग कर रहे हैं, बैंक वाले कह रहे हैं पैसे जमा कराओ, पैसे जमा करा दो यार प्लीज, आप करवा दो अपना, हम दोनों का तो हिसाब होता रहेगा बाद में। तो इसका मतलब पता क्या हुआ, ए ने कोई नुकसान नहीं किया है। यूं समझ लो जैसे मैं कह रहा हूं, या ए प्लीज आप उधार दे दो, आपकी कैपिटल में डाल देते हैं या लोन कर देते हैं और ये पैसा हम उसका दे देंगे, तो यही कहानी है। तो बेटा क्या होगा, ए की कैपिटल बढ़ेगी कि घटेगी। आप कहोगे जी घटेगी, क्योंकि ए भुगतान करेगा। नहीं बच्चे, ए भुगतान करेगा कहां से, अपने घर से पैसे उठाकर बैंक में जाएगा, बैंक में 10,000 रुपए देके आएगा, ऐसे तो भुगतान करेगा। और हमारा बैंक से फिलहाल का पीछा छूटा, और यहां आके कहेगा दूसरे को, रावत सर वो नोट कर लेना, मैं दे आया हूं बैंक के 10,000। तो अब मैं कहूंगा कि आपने बैंक को नहीं दिए, आपने तो बिजनेस में दिए हैं, समझ लिए, और बिजनेस ने उसको दिए हैं, तो ए की कैपिटल बढ़ेगी, तो यहां पर टू एज कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा और डेबिट किया जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। और वैसे भी याद करो, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट का कौन सा बैलेंस था, इसका था क्रेडिट, और मैंने इसको कर दिया डेबिट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट करने से आपका 10,000 का खत्म हो गया। ठीक है, और नरेशन में लिखेंगे ए पे ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, बस ए ने पे कर दिया, पेड ऑफ कर दिया, ए पेड ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। अब ऐसा करने से ए के खाते में देखिए क्या लिखेंगे, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ए का खाता बनेगा तो क्रेडिट में जाएगा 10,000, तो इसका मतलब हुआ कि ए की कैपिटल पहले से प्लस हो जाएगी। तो इसका ये अर्थ हुआ कि ए ने कोई नुकसान नहीं किया, ए का कोई नुकसान नहीं हुआ, बस उसकी कैपिटल बढ़ गई। कल को ब्याज फालतू मिलेगा, जब संस्था से जाएगा तो उसका हक भी ज्यादा बनेगा, बस हो गया। ठीक है बच्चे, एक तो ये था।
अब तीसरा पॉइंट, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 60 था। फर्म की गुडविल 60,000 वैल्यू की। गुडविल पहले भी पढ़ी है, गुडविल वैल्यू भी कही है, और मैंने पहले भी बताया था दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। ये गुडविल पता नहीं कब बनी थी, 6 महीने पहले, 6 साल पहले, कब बनी थी भगवान जाने। ये तो उस दिन के हिसाब से बनी थी, ये आज की वैल्यू है। और जो नया पार्टनर गुडविल लाता है वो आज की वैल्यू के हिसाब से लाता है। तो यानी जो सी है, सी को कितना हिस्सा मिला, 5, 3, 8 और 2, 10, 2/10 मतलब क्या था, 1/5। तो सी जो है इस गुडविल का 1/5 लाएगा। तो कितना लाएगा, 60,000 को अगर मैं 1/5 करूं, 5 से भाग करूं तो 12,000 हो गए। तो सी को 12,000 गुडविल लानी होगी। लेकिन पहले कहेगा कि कहीं गुडविल तो नहीं है, हाँ है। तो क्या कहेगा, इसको झाड़ू मार दो, खाली कर दो, खत्म कर दो। तो करो भाई। तो गुडविल को खत्म करेंगे तो गुडविल कैसे खत्म होगी, गुडविल डेबिट है, गुडविल को करेंगे क्रेडिट टू गुडविल अकाउंट। कितना भाई, ये हो जाएगा आपका 10,000 है तो 10,000 खत्म कर देंगे। और किसके बीच में करेंगे, ए कैपिटल और बी कैपिटल। सी तो करेगा ही नहीं बेटा, उससे पहले झाड़ू लगेगा ये। और ऐसा करने से इसकी कैपिटल घट जाएगी, इसकी घट जाएगी और गुडविल भी घट जाएगी। तो एक कौन सी रेशियो में करेंगे, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है, 3, 2, 5 दूनी 2, 3, 6,000। तो ये भुगतेगा, ये डेबिट हो गया, ये डेबिट हो गया और 4,000। पिछली गुडविल साफ, नई बैलेंस शीट में गुडविल नहीं जाएगी। और अब वो गुडविल लाएगा, तो लाएगा तो लाने की एंट्री क्या होगी, जब गुडविल लाएगा तो कैश अकाउंट डेबिट। कैपिटल भी लाता, मैंने कैपिटल लिखा नहीं है तो छोड़ दीजिए, अगर कैपिटल होता तो कैपिटल। अब मैं गुडविल आएगा तो क्या लिखेंगे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, है ना। और फिर बाद में इसको बांट लेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। बोलो बेटा, कौन सी रेशियो में बांटेंगे, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्योंकि जब गुडविल लाते हैं तो सैक्रिफाइसिंग में बांटेंगे ना बेटे। अब सैक्रिफाइसिंग मुझे निकालना पड़ेगा, तो मेरे पास इसका टोटल बन रहा है 5, इसका टोटल बन रहा है 10। क्यों ना मैं ऊपर वाली लाइन को सारी को 2 से गुना कर दूं, तो कैसे रहेगा बेटे, कैसे रहेगा, यदि मैं इसको कर दूं तो 2 से गुना करूं तो ये क्या आ जाएगा, 2, 3, 6 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 पंजे 10। और फिर उसमें से माइनस कर दूं, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1 और 0 में से 2 गया -2। ये आ गया, इन दोनों ने बराबर त्याग किया है। और 1/10 होगा, 1/10 होगा, 2/10 होगा, ये आपका वो आ गया। तो कैसे करेंगे, दोनों कैसे लेंगे, बराबर। अब कितना आया था गुडविल, 60,000 में उसका कितना हिस्सा बना था, 1/5 तो 12,000। तो कितना लाना चाहिए इसे, 12,000। लेकिन इसमें गड़बड़ है, सी ओनली कुड ब्रिंग इन हाफ ऑफ गुडविल ऑफ हिज शेयर इन कैश। सी अपने हिस्से की गुडविल की आधी राशि ला पाए, नगद आधी लाया। लाना कितना था, 12। तो 12 तो नहीं लाया, वो लाया 6, क्योंकि उसके घर में इतने थे ही नहीं पैसे। तो जब वो 6 लाएगा तो बेटा हम 6 ही तो बांटेंगे। तो 6 को बांटेंगे, 1:1 का है ना, इक्वल आ रहा है उसमें 1:1। तो 3,000 इसको मिलेंगे और 3,000। लेकिन जो आधी गुडविल नहीं लाया, तो कौन सा मेथड बन गया कि जब नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल नगद नहीं देता तो फिर क्या तरीका था बेटे, याद करो क्या था, फिर था हम करंट अकाउंट खोलेंगे। ठीक है, अब मैं इसको मिटा दूं, यहाँ पे थोड़ा सा जगह की कमी पड़ रही है मुझे, तो यहाँ पर मिटा देता हूं मैं, या चलिए यहाँ पे कर दूं, यहाँ पर। तो यहाँ पर सीज करंट अकाउंट डेबिट कितने से भाई, टोटल आना था 12 में से 6 लिया है, कितना नहीं लाया था, 6,000। और टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। और रेशो तो सैक्रिफाइस ही रहेगी 1:1। तो 3,000 यहाँ और 3,000। लो बेटे, आगे समझ में, मुझे लगता है सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए।
फिर भी कोई पॉइंट रह गया हो तो बेटा आपको ध्यान करना पड़ेगा। अब नई बैलेंस शीट में बैंक ओवरड्राफ्ट तो खत्म हो गया, ये क्रेडिट है और यहाँ पे मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट कर दिया, खत्म। रिजर्व 20,000 क्रेडिट था, रिजर्व को मैंने 20,000 डेबिट करके रिजर्व खत्म। और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड तो कुछ नहीं किया, यूं का यूं नई बैलेंस शीट में 30,000 लिख देंगे। और पिछली गुडविल तो खत्म हो गई, इसके बारे में मैंने बता ही दिया, 50,000 में से 5 गए तो 45,000। ठीक है, ये हुआ आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर्स टॉपिक का समापन। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन मेरी बात को ध्यान रखना बच्चे, दौड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, प्लीज। अगर आप इससे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट चाहते हो, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि लगभग सभी पॉइंट्स को शामिल करने की कोशिश की है। मैं ये नहीं कहता, दावा नहीं करता कि सब पॉइंट्स आ गए, लेकिन फिर भी लगभग सारे पॉइंट्स आ चुके हैं। आपको मेरी हर वीडियो को प्रॉपर देखना होगा, रोक के देखना पड़ेगा, अकेले में देखना पड़ेगा, जब घर के शोर ना कर रहे हो, इधर उधर ज्यादा शोर शराबा डिस्टर्बेंस ना हो, चाहे तो कान में लीड लगा के सुने, ताकि आप हर चीज को समझ सकें। ये हमारी मजबूरी है, हम एक चीज को एक बार या ज्यादा से ज्यादा 2 बार करवा पा रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं करवा पा रहे। वरना एक एक गुडविल का ही था, गुडविल को ही हम बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करवाते ताकि वो आपको तैयार हो जाता। लेकिन वीडियो का यही खास बात है कि अगर आपको नहीं हुआ तो आप दोबारा से देख लीजिए, आप इसको अपने पास स्टोर करके रखिए और नोट करके रखिए। इस लेक्चर में सर ने इस टॉपिक को डिस्कस किया है, कल को जब भी कभी समस्या आए तो देखा गुडविल कहाँ समझाई थी सर ने, वो मेथड कहाँ समझाया था सर ने, उसमें वहां जाके देख ले। ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।